स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। माय नेम इज गुरप्रीत। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चे, आज से हमारा नीट का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है और हमारी फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं कि ये लेक्चर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप देखो नीट का जो एग्जाम है उसमें कितना टाइम रह चुका है, 6 मंथ है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास। तो ये जो लेक्चर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे होगा, हम बेसिक से चलेंगे, प्लस आपके जितने नीट के पीवाईक्यूज है रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मेन फोकस जो है वो हमारा प्रैक्टिस पर रहेगा। टॉपिक किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है ये बात करेंगे। और जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल नया मतलब चैप्टर ये स्टार्ट करें, तो उनके लिए भी ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल तक चले गए, बेसिक जो है वो क्लियर नहीं किया। तो बेसिक से एडवांस तक हम पहुंचेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेन फोकस जो है वो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रहेगा। सो लेक्चर आपने देखा, तो लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। तो आप देखो नीट में 6 मंथ है, तो अगर आपने डेली का 10 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किए इस सब्जेक्ट के, तो आप देखो 6 मंथ के अंदर आप टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे जब तक आपका नीट का एग्जाम आने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे मैटर की, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मासेस के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मोल, वेपर डेंसिटी, और क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैटर की। मैटर क्या है? मैटर आप लोग जानते हो, आपने ये मैटर का जो चैप्टर है ये आपने अपनी 9th और 10th क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो सिंपल मैटर क्या रहता है? एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो जिसके पास जिसका क्या होता है, मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैटर जो है इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की इसकी बात करेंगे। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट होता है। सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इंटर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। ये क्या होता है? एक दूसरे के क्लोज क्लोज रहते हैं और अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। वहीं पर अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का गैप जो होगा वो सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगा। और गैशियस स्टेट में क्या होगा? इन जो पार्टिकल्स जो रहते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है और ये रेंडमली मूव करते हैं। यहाँ पर भी पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे, बट यहाँ पर पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन के अलोंग। अब सॉलिड के केस में क्या होता है? डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। लेकिन लिक्विड के केस में डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन आपने अगर ग्लास में वाटर डाला है, उसी को आपने किसी मग में डाल दिया, तो वो उसी की शेप को क्या कर लेगा? ऑक्युपाई कर लेगा। वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन जो शेप है वो किसकी होगी? जिस भी कंटेनर में आप डाल रहे हो। और गैस की अगर मैं बात करूं तो इसकी शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम जो है ये भी फिक्स नहीं है। आप जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे, गैस जो है उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी। अब दूसरी जगह अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन की, मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे मोल के। जैसे आपके पास अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इसी में तो हम कैलकुलेशन करते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन देखते हैं। और यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस की आगे की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है? कंपाउंड एंड एलिमेंट। आप देखो प्योर सब्सटेंस जो है इसमें क्या होगा? फिक्स रेशियो ऑफ मास जो है कॉन्स्टिट्यूट की क्या होगी? फिक्स मास रेशियो रहेगी। और वहीं पर जो आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर भी जो है ये आगे दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर जो कॉम्पोजिशन होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। सो यहाँ पर सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द
सोल्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपके पास गैसेस होगी, ठीक है, और लिक्विड सोल्यूशन हो गया। मान लो आपने क्या किया है, आपने एक वाटर ग्लास लिया है, उसमें वाटर है और आपने चीनी उसमें डिसॉल्व कर दिया। तो आपने अगर उस इस ग्लास में अगर वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है, तो आप अगर यहाँ से वाटर निकालोगे या फिर यहाँ से वाटर निकालोगे, तो आपको स्वीटनेस तो इक्वल फील होगी, क्योंकि आपने प्रॉपर उसको मिक्सचर मिक्स किया है। तो ये आपके पास होगा होमोजीनियस मिक्सचर। मींस थ्रू आउट द मिक्सचर आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें आपको सेम टाइप की कॉम्पोजिशन जो है वो मिल रही है। अब लिक्विड, सिर्फ लिक्विड ही सोल्यूशन नहीं होते, हमारे पास सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं। जैसे अलॉय हो गया। अलॉय क्या होता है, डिफरेंट मेरे पास मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो वो भी एक फिक्स रेशो में ही होता है कि इतने अमाउंट में मुझे ये डालना है और इतने में ये डालना है, ये मेटल डालनी है। तो वहां पर भी अगर आपके पास एक अलॉय बना है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक एक्स और वाई, हमने मेटल और नॉन मेटल का एक अलॉय बनाया है, तो ऐसा नहीं होगा कि इस साइड में मेरे पास वाई की कंसेंट वाई की अमाउंट ज्यादा है और इस तरफ किसकी, एक्स की ज्यादा है। ये दोनों मिक्स होंगे, तब जाकर हमारे पास क्या बनेगा, अलॉय का फॉर्मेशन होगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जैसे आपने पानी में क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो आप देखते हो कि जैसे ही आप ऑयल डालते हो वाटर में, तो एक लेयर जो है वो किसकी, ऑयल की ऊपर आ जाती है। तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होगा। ऐसे ही आपने सैंड में वाटर मिक्स कर दिया, तो वो होगा आपके पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब वापस यहाँ पर आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, एलिमेंट्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं। अब देखो, एलिमेंट्स जो है ये क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स जो है वो एक ही टाइप के एटम से बनते हैं। क्लियर। और दूसरी तरफ जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, मेड ऑफ टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ये ध्यान में रखना है कि कंपाउंड जो बनता है उसमें क्या होता है, फिक्स रेशियो ऑफ मास रहता है। सो चलिए इनको और डिटेल में देखते हैं। सो प्योर सब्सटेंस क्या है, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। अब हम बात कर रहे थे एलिमेंट की। सो एलिमेंट में देखो, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसको हमने क्लासिफाई कैसे किया है, एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। अब मेटल्स हो गए मेरे पास, जिंक, कॉपर, मर्करी, टिन, लेड, ये सारे मेरे पास क्या है, मेटल्स है। मेटल्स जो एलिमेंट्स है और इसको हमने क्लासिफाई किसमें किया है, मेटल्स में। अब इनकी जो टेंडेंसी होती है, जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में आपको रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल आपके पास ये रहेंगे। और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने, टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं, जिनमें कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, और मेरे पास गैसियस स्टेट में भी होंगे और सॉलिड स्टेट में भी होंगे। अब यहाँ पर चेक करो, ये है मेरे पास नॉन मेटल, ठीक है। अब इनमें जो नॉन मेटल होते हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्लियर है। और मेटलॉइड्स जो है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोल देते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड की। सो कंपाउंड क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम विच कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, उसमें फिक्स मास, फिक्स रेशियो रहती है मास की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या है, वाटर है, H2O है। अब यहाँ पर इसका मास कितना है, वाटर का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो ये किस रेशो में प्रेजेंट है, 1:8। तो ये वाली जो रेशो है ये फिक्स होगी, जब कंपाउंड बनता है तो ये वाली रेशो जो होती है कंपाउंड में
फिक्स मास रेशियो रहता है। अब कंपाउंड जो है इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से। और जो कंपाउंड बनता है, मान लो कोई एक्स और वाई एलिमेंट था आपके पास, उससे एक एक्स वाई का कंपाउंड बना है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो टोटली डिफरेंट होगी जिनसे वो बना है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। सो इसके बेस पर क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is true? तो यहाँ पर अभी तक हमने मैटर की क्लासिफिकेशन देखी है, उसके बेसिस पर स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है, एन एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। सो एलिमेंट जो है उसमें तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम रहते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सो कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं जिन भी कंपोनेंट्स से वो बना है। उसके नेक्स्ट है, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो रहता है उसका नेचर कैसा होता है, वो होता है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट। सो तीनों पॉइंट जो है मेरे पास ये करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सो होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सारे क्या होंगे आपके पास, सोल्यूशन होंगे। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर, तो जिसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस पे एग्जाम में आते हैं। अब मोल जो है वो होता क्या है, अगर मैंने बोला कि 1 दर्जन बनाना लेकर आना है, ठीक है, तो 1 दर्जन जो रहता है, जब भी बोला जाता है तो माइंड में क्या आता है, एक नंबर आता है। कितना नंबर होता है, 12। अगर किसी ने बोला 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी जैसे ही सुनते हो तो माइंड में क्या आता है कि 100। अब 1 दर्जन में कितने हैं, 12 आर्टिकल्स है, बनाना हो सकते हैं, ठीक है, आप जो भी लेकर आ रहे हो। सो 12 आर्टिकल्स है। अगर आपके पास क्या है, मान लो 24 आपके पास आर्टिकल्स है, तो इट मीन्स वो कितने दर्जन होगा, कितने दर्जन होगा, ये 2 दर्जन के इक्वल होगा। अगर आपको किसी ने बोला कि आप सिर्फ हाफ दर्जन बनाना ही लेकर आना, तो हाफ दर्जन मीन्स हाफ का मतलब कितना हो जाएगा, 12 का हाफ मीन्स आपको सिर्फ 6 आर्टिकल्स ही लेकर आने हैं जो भी आप चीज लेने जा रहे हो। अब ऐसे ही 1 मोल है, 1 मोल कितना होता है, ये भी एक हमारे पास नंबर होता है। 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। अब ये एंटिटीज जो है ये क्या हो सकती है, ये एंटिटीज जो है ये एटम भी हो सकती है, और ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है 1 मोल में, और ये और क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। सो ये नंबर जो है ये कहां से आया, पहली चीज, ये नंबर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर। सो 1 मोल जो है वो इसके इक्वल होगा। ये नंबर कहां से आया, जिसको हमने 1 मोल बोला है। सो 1 मोल जो है ये भी क्या है, ये भी एक एसआई यूनिट है, बट किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितने अमाउंट है सब्सटेंस की, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मोल से। अब 1 मोल जो है वो कहां से आ रहा है, a mole is the amount of substance that contain as many entities, atom, molecules or other particles as there are atoms in exactly 12 ग्राम of carbon 12 isotope। so हमने देखा कि 12 ग्राम जो कार्बन 12 का आइसोटोप है, सो एक यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने एटम्स जो है वो किसके, कार्बन 12 के देखे। कार्बन 12 आइसोटोप में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देखे, ये कितने थे कार्बन 12 के, ये हमारे पास थे 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये हम आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मोल। सो दैट इज जितनी कार्बन 12 में एंटिटीज है, एटम्स है, उसको हमने क्या बोल दिया कि ये आपके पास है 1 मोल है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर। आप देखो 1 मोल में इतनी एंटिटीज है,
एक मोल में इतनी एंटिटीज है, जिसको हम Na से भी डिनोट करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया 2 मोल, तो 2 मोल में आप क्या कर दोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 मोल किसके इक्वल होगा बच्चे, 2 मोल होगा आपके पास 2 इंटू Na, इसके इक्वल हो जाएगा। क्या आपको यहां तक क्लियर है कि मोल क्या होता है? मोल एक ऐसा यूनिट है जो हमें क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। और ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है, ये उतनी वैल्यू है जितनी कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको हमने क्या बोल दिया, 1 मोल। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर सेम आपको यूनिटरी मेथड जो है वो लगाना है, जैसे हमने वहां यहाँ से 1 दर्जन को हमने देखा था कि अगर हाफ है तो आप उसको कैसे करोगे, अगर आपके पास आर्टिकल्स गिवन है तो आपने ये 2 दर्जन कैसे निकाला, 24 को आपने डिवाइड कर दिया 12 से तो आपके पास 2 दर्जन आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड अ फ्लास्क कंटेन इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर 10⁻21 है। सो इतने नंबर हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स के मेरे पास नंबर मुझे पता है कि इतना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं और फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक तो मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं वाटर के, दूसरा मुझे मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, हाइड्रोजन एटम के। सो मॉलिक्यूल्स के देखने हैं मोल्स और हाइड्रोजन एटम के, दोनों अलग चीजें हैं। तो आप देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपके पास मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जितने आपके पास गिवन एंटिटीज है, गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एंटिटीज लिख लो आप, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। सो आपने यहां पर किया, ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास है। तो यहां से आप सिंपली क्या कर लोगे, मोल्स कैलकुलेट कर लिया आपने। ये मोल्स किसके हैं, ये है वाटर मॉलिक्यूल के। अब मुझे क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं हाइड्रोजन एटम के। आप देखो एक मॉलिक्यूल जो है आपके पास, एक मॉलिक्यूल जो है किसका, वाटर का, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो अगर मेरे पास 1 मोल है वाटर मॉलिक्यूल्स के, 1 मोल, 1 मोल किसके, H2O के, तो इसमें मेरे पास कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के, ये आपके पास 2 मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास कितने मोल्स है, 0.01 मोल है वाटर मॉलिक्यूल्स के, इतने मोल्स हैं। तो इनमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मोल्स होंगे, हाइड्रोजन एटम के, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां से बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.002 मोल्स हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब इस क्वेश्चन को आप और कैसे कर सकते हो, आपने देखा कि मेरे पास इतने मोल्स किसके हो चुके हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के मोल्स आपके पास आ चुके हैं। अब क्या आप यहां से नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितने, 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो इतने मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल में आपके पास कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं। तो पहले तो आप देखो कि आपके पास हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं। तो आपने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए। एक वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन है, बट आपने जैसे ही आपके पास इतना है तो आपने मल्टीप्लाई किया Na के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया वाटर के। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ गया, डिवाइडेड बाय Na करोगे
डिवाइडेड बाय Na करोगे तभी आपको मोल्स मिलेंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से भी मोल्स निकाल सकते हो। तो सेकेंड वाला मेथड जो है उससे आपको सॉल्व करना है। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये वाला पॉइंट वापस से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड वेसल कंटेन 0.5 मोल ऑफ हीलियम एटम। सो एक वेसल है जिसमें 0.5 मोल्स है हीलियम के एटम के। इट मींस आपके पास मोल्स गिवन है 0.5 मोल्स है, ये है गिवन। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम आपको कैलकुलेट करने हैं। देखो 1 मोल जो रहता है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर Na एटम्स, जिसको हम क्या, Na को आप यहां पर ले लो 6 इंटू 10⁻23 ले लेना, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है ये है 1 मोल में। हमारे पास कितने मोल है, 0.5 मोल्स है। तो 0.5 मोल्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, आपको यहाँ से 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए आपके पास हीलियम के। सो ये इतने आपके पास हीलियम के एटम हो चुके हैं 0.5 मोल्स में। नेक्स्ट आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अब हीलियम है हमारे पास, सो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2। सो इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक अगर मैं एटम की बात करूं, एक एटम जो है हीलियम का, 1 एटम ऑफ हीलियम, इसके पास है 2 प्रोटॉन्स, और टोटल हमारे पास एटम्स कितने हैं, 3 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है हीलियम के। इनमें कितने हो जाएंगे बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो 6 इंटू 10⁻23 आपके पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। क्या आपको ये कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ रही है? किसी को कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नेक्स्ट डे उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। सो जो भी डाउट आता है आपको साथ के साथ पूछते जाना है। सिंपल था, हमारे पास मोल्स गिवन थे, मोल्स हमें पता है कि 1 मोल्स में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हमने जितना हाफ 0.5 मोल्स में हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना होगा। उसके नेक्स्ट इतने नंबर ऑफ एटम्स है, हमें बताइए कि एक अगर एटम है मेरे पास हीलियम का तो उसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम से में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल यूनिटरी मेथड जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। चलिए बच्चे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अटोमिक मासेस। सो अटोमिक मास जो है किसी एलिमेंट का, हम कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं। और मतलब अटोमिक मास जो है वो कैसे होगा, किसी भी एलिमेंट का मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। बट एक एटम का मास कैलकुलेट करना, आप देखो एटम का साइज ही कितना बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसका साइज कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अगर साइज उसका कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम रेफरेंस लेंगे। क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। तो डिफरेंट एटॉमिक मासेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो हम यहां से क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम यहाँ पर एक रेफरेंस लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो मेरे पास एटम है वो कितना हैवी है, जहां पर कितना लाइट है विद रिस्पेक्ट टू दिस एटम। और ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास मीन्स हमने उसका मास जो है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। और एवरेज एटॉमिक मास, सो एवरेज एटॉमिक मास हम कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, आप देखो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। तो आइसोटोप जिनके प्रेजेंट है उस केस में हम क्या करेंगे, उनका सबका एवरेज जो है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास में हम जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सो कार्बन 12 एटम का जो 1 एटम है मेरे पास कार्बन 12 का, 1/12 मास उसका, उसके रिस्पेक्ट में
कोई एलिमेंट का एटम जो एक एटम जो है वो कितना हैवी है या फिर कितना लाइट है। सो इट मीन्स यहाँ पर हम रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं, एक एटम किसका, कार्बन 12 के एटम को रेफरेंस जो है मानकर चल रहे हैं। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो आप देखो इसके रिस्पेक्ट में जब हम कैलकुलेट करेंगे, so it is defined as a number which indicate how many times mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12th part of mass of atom of C12। so कार्बन का जो 12 का आइसोटोप है उसके एक एटम से कितना हैवियर है, उसके एक एटम का भी 1/12। ठीक है, सो हमने एक एटम लिया, उसका 12th पार्ट हमने किया और एक पार्ट से कितना हैवियर है। सो ये हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास में आप देखो मास ऑफ वन, जिस भी आपको एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यहाँ पर जो 1 EM है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 EMU एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको अभी बताया कि हमने एक एटम लिया कार्बन 12 का, ठीक है, और उसके 12 पार्ट किए और उसमें से एक पार्ट के कंपैरिजन में हमने चेक किया। अब देखो ये जो मेरे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या होता है, यूनिटलेस। क्या होगा, यूनिटलेस होता है। ठीक है, इसके कोई भी यूनिट जो है वो नहीं रहेंगे। अब देखो यहाँ पर EMU जिसकी हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, the quantity 1/12 mass of an atom of C12 is known as the atomic mass unit। so it means यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके 12 जो पार्ट हुए हैं उसमें से एक जो पार्ट है, ठीक है, ये मान लो आप, इसका जो मेरे पास अमाउंट है, ठीक है, मास जो है उसको हम क्या बोल दिया, हमने एक यूनिट को निकाला तो उसको हमने 1 AMU बोल दिया, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। सो यहां से आप एक चीज देखो, ओके, सो यहां से मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि 1 AMU जो है वो क्या है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी है, मोल क्या था, मोल में हमने किसको रेफरेंस लिया था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हमने बोला था मोल, 1 मोल। तो इट मींस 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास जो एटम्स है उनका मास कितना है, ये 12 ग्राम है। 12 ग्राम में हमने देखा था ना, तो इट मीन्स वहां से ये हमारे पास क्या आ गया, 12 ग्राम आ गया। अब क्या मैं यहां से 1 एटम जो है इसका मास देख सकती हूँ, 1 एटम आपके पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, इसको आप मान के चलो ये Na नंबर, इसको Na से डिनोट कर लो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 12/Na, और ये किस में आ गया, ये आ चुका है ग्राम में। सो 1 AMU जो आपके पास होगा ग्राम में अगर उसको लिखना है तो 12/Na ग्राम आप इसको लिखोगे। एक इट मींस एक आपके पास जो एटम है एलिमेंट का उसका जो ग्राम में मास होगा आप उसको कैसे लिखोगे, 12/Na ग्राम, एक का हो चुका है। अब यहाँ पर चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके पास 1 AMU हो चुका है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने एक एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन लिया मैंने, नाइट्रोजन का मैंने 3 मास लिए, एक मैंने लिखा 14, एक मैंने लिखा नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर 14 ग्राम। अब मैंने जो फर्स्ट मास लिखा है ना, फर्स्ट मास जो लिखा है ये क्या है, ये आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है क्योंकि यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं है। तो इट मीन्स कार्बन 12 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से ये नाइट्रोजन का एक एटम जो है वो कितना हैवियर है। ठीक है, सिंपली हम कर क्या रहे हैं, हम वेट ही तो कर रहे हैं,
हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम रखा, ठीक है, और यहाँ पर एक एटम, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, C12 का 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम का उसका मास हमने रखा, तो उसको हम वेट ही तो कर रहे हैं कि कितना हैवी और कितना लाइट है। तो ये उसके कंपेयर में आपके पास आंसर कितना गया, 14 आपके पास आंसर आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, EMU। तो EMU जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये आपके पास है एक एटम का, नाइट्रोजन की एक एटम का मास, क्लियर है, और ये है ग्राम में, ये क्या है, ग्राम में है। तो ग्राम में कैसे आया, पहली चीज, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मास कितना है, 14 EMU, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ग्राम में लिखना है, तो ग्राम के लिए हमने क्या देखा था, हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय Na कर देंगे, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ये ग्राम में आ चुका है किसका, एक नाइट्रोजन के एक एटम का मास। बट मुझे चाहिए कि मुझे 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है, मींस Na एटम्स के लिए कैलकुलेट करना है। Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय Na इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। क्या आपको क्लियर है कि कैसे हम डिफरेंट मासेस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये वाला जो पॉइंट है, क्या आपको क्लियर है कि कैसे हमने ग्राम में उसको कन्वर्ट किया। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पर। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। सो कितने एटम्स होंगे हीलियम के 100 AMU में। तो आप देखो, हीलियम जो है, 1 हीलियम का जो एटम है उसका मास कितना होगा, एक एटम जो है हीलियम का, 1 एटम ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम, इसका मास होगा 4 AMU। 4 AMU इसका मास है एक का, बट मेरे पास 100 AMU है, तो इट मींस हीलियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय आपने 4 किया, तो कितना आ गया, 25। सो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने आ जाएंगे, एटम्स ऑफ हीलियम 25 आ जाएंगे। क्या आपको क्लियर है। सो आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई भी डाउट। चलिए, सो नेक्स्ट देखो, ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास में हम क्या करेंगे, सिर्फ जब हम एलिमेंट के मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरे पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। अब कुछ ग्राम एटॉमिक मास जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखो, हीलियम, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 ग्राम रहता है। हीलियम के लिए कितना होता है, 4 ग्राम। नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, और सोडियम के लिए आपके पास होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम, डन। उसके बाद और कैल्शियम के लिए आपके पास होता है 40 ग्राम। क्वेश्चन आप करोगे तो उसके साथ साथ आपको और ज्यादा मासेस जो है ना वो याद होते जाएंगे। इसके अलावा और आप लिख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 ग्राम। चलिए, आप देखो, यहाँ पर मास आपके पास गिवन है, ग्राम एटॉमिक मास गिवन है। मैंने बोला कि आपके पास 28 ग्राम है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है, 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है। मास गिवन है नाइट्रोजन का कितना, 28 ग्राम। तो मोल्स कितने होंगे, कितने मोल्स की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखो, नाइट्रोजन जो है इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 14 ग्राम होता है। अगर आपके पास 28 ग्राम है नाइट्रोजन का, इट मींस मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल्स आप करोगे गिवन मास, गिवन मास, जितना मास गिवन है डिवाइडेड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 14। तो इट मींस आपके पास 2 मोल है नाइट्रोजन के, 2 मोल नाइट्रोजन है,
ठीक है। अगर ऐसे ही अगर 3 मोल आपके पास नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, 3 मोल अगर आपके पास नाइट्रोजन है, तो इट मीन्स आप क्या बोलोगे कि आपके पास मास कितना है, तो उस 3 को आप क्या कर दोगे, ये 3 मोल है तो आप इसके ग्राम एटॉमिक मास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका मास जो है वो पता चल जाएगा। क्या आपको क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट मास जो है वो गिवन है, तो आपको बताना है कि ग्राम एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का वो कौन सी ऑप्शन होगी, ए बी सी और या फिर डी, कौन सी ऑप्शन होगी ग्राम एटॉमिक मास, GAM मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। तो आप देखो, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि हमें रिप्रेजेंट करना है मास को इन ग्राम। यहाँ पर बाकी सब में भी मास तो है बट वो ग्राम में नहीं है, इट मीन्स आपका आंसर जो होगा, आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब एक चीज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होगा? और अगर मैंने आपसे मोलर मास मास पूछा है तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो मोलर मास क्या होता है बच्चे, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल सब्सटेंस जो है, 1 मोल सब्सटेंस का, इस कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं, ये विजिबल है, यस। सो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, चलिए डन है, तो ये आपके पास होगा मोलर मास। तो इसमें से आप मुझे बताओ कौन सा मोलर मास है, आंसर क्या होगा मोलर मास के लिए, ए बी सी डी, कौन सा मोलर मास होगा? फर्स्ट आप देखो 14 ग्राम, बी ऑप्शन देखो, यहाँ पर 1000 मिलीग्राम में लिखा है, उसके बाद यहाँ पर AMU था, AMU था, लेकिन उसके बाद इसको एनी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1 मोल में ये चला गया। नेक्स्ट आपके पास किलोग्राम में है, लेकिन डिवाइड किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड है, तो इट मीन्स ये सारे मेरे पास क्या है, सारे यहाँ पर आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, ये सबको हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, मोलर मास है, क्या है, मोलर मास है। लेकिन ग्राम के लिए क्या है, सिर्फ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अ सैंपल कंटेन 4 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, फाइंड द मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिकली मोल से क्वेश्चन जो आते हैं, आपको पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या फिर 4 ऑप्शन दे दी है जिसमें हर एक में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं और बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किस में होंगे। ठीक है, तो एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आपको मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स पता है तो एक मोल में मेरे पास एवोगेड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है, मास गिवन है 4 मिलीग्राम, तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब जो मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास जो है कैल्शियम का, ये कितना होता है 40, मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल्स कैलकुलेट कर लोगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल्स, तो ये आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। वहीं पर अगर आपको पूछ लिया जाए नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो इसको आप एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 6 ग्राम मैग्नीशियम। सो वही चीज आपको मास गिवन है, इसमें भी आप क्या करोगे, मास गिवन है, इसका मोलर मास कितना है मैग्नीशियम का, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 24 था। तो आप देखो मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, गिवन मास 6 ग्राम ही है, 6 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 24, तो ये मोल्स हो गए। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या कर दोगे, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 24 मोल्स इनटू एवोगेड्रो नंबर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ
मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर आप 6/24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, जब आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो उनका हर एक आइसोटोप का पहली चीज आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ये होते हैं हमारे पास आइसोटोप। अब आइसोटोप के केस में हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्लोरीन, आप मान लो क्लोरीन है जो डिफरेंट अपने आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। तो मान लो कि एक आपके पास 35 है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्लोरीन 37 का रहता है। तो आपको देखना है कि इसके परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, ठीक है, मान लो ये कितना 17% है और ये आपके पास 30% है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसकी कितनी अबंडेंस है नेचर में, इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके मास के साथ और डिवाइड कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर लोगे। सो नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, अभी तक हम सिर्फ किसकी बात कर रहे थे, एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, अब आ गया मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। अब एटम से ही हमारे पास क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है। तो मॉलिक्यूल्स जो बना है उसमें हम क्या करेंगे, जितने एटम है उनका एटॉमिक मास जो है उनको सम करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एक क्या है, अमोनिया है। सो अमोनिया के केस में आप देखो, नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है, 40 होता है, 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब चेक करो कितने हैं, ये 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना 17 ग्राम आ गया, ठीक है। ऐसे आप SO4 H2SO4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना 2 इंटू 1 प्लस सल्फर के लिए 32 रहता है, और आपके पास ऑक्सीजन है 16 इंटू आप यहाँ पर क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई प्लस ऐड करना है, आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। चलिए सो आगे देखिए, मॉलिक्यूलर मास जो है इसको भी हमने डिफरेंट कैटेगरी में हम देखते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसमें भी हम क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है इसमें भी क्या है, विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो उसके कंपैरिजन में कितना हैवियर है या फिर लाइट है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखिए, ग्राम। ग्राम मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस। सो आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयन गिवन है, उसका मास गिवन है, आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। इट मीन्स अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, अब पहली चीज मुझे ये बताओ कि जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, क्या वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास में वहां पर इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो है, आप सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। ये आपके पास कितना होगा, नाइट्रोजन है 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 किया आपने, सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 14 प्लस 48 62, आपके पास आ जाएगा 62 ग्राम। मास गिवन है, ठीक है। सो मास आप पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स कितने होंगे
6.2 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल इसका मॉलिक्यूलर मास, सो ये माइनस कितना 3 होगा डिवाइडेड बाय 62 इंटू 10⁻23 सॉरी मोलर मास है ना, तो 62 आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे। तो चलिए उसके लिए आप देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक मॉलिक्यूल है अगर आपके पास NO3 माइनस का, तो इसमें कितने होंगे 7 प्लस ऑक्सीजन कितना 8 इंटू 3 किया 24, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चार्ज भी है तो 1 यहाँ से हो गया, 25 प्लस 7 आपने किया तो ये कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गए। आप देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल में इतने हैं बट मोल्स है मेरे पास, इट मीन सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखूंगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर आइंस, ठीक है, नंबर ऑफ आइंस ऑफ NO3 माइनस कितने हैं मोल्स आपको पता है इंटू 6.0, चलो सिंपल आप लिख दो एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। सो यहाँ से आपके पास क्या हो गए आइंस आ गए, टोटल आइंस आपके पास इतने हैं, तो एक में तो इतना है, तो बाकी अगर टोटल देखना है ओवरऑल आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चे 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू जितने इलेक्ट्रॉन है कितना 32, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 6.2 मिलीग्राम ऑफ NO3 माइनस आयन में। क्लियर है, चलिए सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है इसमें आप देखो कि जो एयर है इसमें एयर में बहुत सारी गैसेस रहती है, मींस एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी होगी ऑक्सीजन भी होगी और ये इनकी परसेंटेज मींस अबंडेंस जो है नेचर में वो भी अलग अलग होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास में क्या किया था एवरेज लिया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास, मान लो यहाँ पर एयर में ही देख लेते हैं कि एयर है उसमें नाइट्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है, तो इसका 70%, ठीक है, रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ पे 30 ले लिया, यहाँ पे आप देख लो इसका मास आप देख लो कितना होता है 28, यहाँ पे 1632 हो जाएगा, ठीक है, आप क्या करोगे 70 इंटू 28 डिवाइड प्लस 30 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 30 करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सो वैल्यूज जो है वो मैंने रैंडम ली है बट कैलकुलेट आपको इस तरह से करना है, ठीक है, मिक्सचर जब आ जाता है गैसेस का। चलिए नेक्स्ट देखो नोट। अब इस नोट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में आपको आ जाए कि 1 ग्राम एटम आपको कैलकुलेट करने हैं, इस 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है कि आपको 1 मोल एटम बोला गया है, ठीक है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल वहां से मीन्स 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और 1 ग्राम आइन है तो इट मीन 1 मोल आइंस की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म जो है ना इसको ध्यान में रखना कि अगर डायरेक्टली ये नहीं पूछा ना कि मोल्स बताओ तो ये टर्म्स लिखी हो सकती है, ठीक है। चलिए एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a substance इसको हम क्या बोलेंगे एटॉमिसिटी। जैसे आप देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें O2 हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या हो गया अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, इसमें आपको एटॉमिसिटी बतानी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का है
3 हाइड्रोजन के एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 क्लोरीन के हैं तो एटॉमिसिटी 2 हो गया। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या आपको ये क्लियर है? सिंपल, बहुत ही इजी और बेसिक चीज थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट, अब इसमें आपको क्या देखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस ऑक्युपाई, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे एसटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर, 22.4 लीटर। ठीक है। सो आप देखो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने मोल्स जो है कैसे कैलकुलेट हम कर रहे हैं। मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास मास है तो हम बोलेंगे कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, यहां से मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपको क्या गिवन है, एटम्स गिवन है, ठीक है, उस केस में आप क्या कर रहे हो, तो उसमें आप कर रहे हो नंबर ऑफ एटम्स गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज लिख देती हो ना, वो आपके पास आइंस भी होंगे, ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। और डिवाइड आप इसको कैसे क्या कर दोगे, एन ए नंबर से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम के केस में देखें, अगर वॉल्यूम गिवन है तो वहां पर हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है, इसके डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। 1 मोल जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। चलिए सो नेक्स्ट अब इसके बेस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो आप देखो यहाँ पर 56 ग्राम लिखा हुआ है, तो इट मींस यहाँ से सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मास गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट कर लोगे, मोल्स आपने कैलकुलेट किए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नाइट्रोजन है, क्या है, गैस है, तो N2 में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। ये चीज ध्यान में रखना। अब मिस्टेक जो है वो कहां पर हो जाती है, गलती की अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन का मास जो है वो 14 ग्राम जो है अगर आपने कर दिया तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो गैस है, नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे कितना करोगे, 28 करोगे, ठीक है, ये वाली चीज नहीं करनी, ठीक है, डन। सो ये आपको नहीं करना है, आपने यहाँ पर किया तो मोल्स कितने आगे बचे, 2 मोल्स आगे आपके पास, 2 मोल्स आ चुके हैं। तो वॉल्यूम, अब देखो एक मोल जो है कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर, तो 2 मोल्स कितनी करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22.4 लीटर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो मतलब अगर हम देखें, इजी है, यूनिटरी मेथड ही है, आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस आपको आना चाहिए, और इसके बेसिस पर आप अपने सारे मूल के क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। सो आज की जो ये क्लास है उसमें हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें जो है वो कर रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो आपको देंगे, और जैसे ही अपना ये लेक्चर चल रहा है इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी जो है वो दी जाएगी। सो असाइनमेंट जो है वो आप कहाँ से लोगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो जैसे ही आपने लेक्चर देखा मैं बता दूंगी कि कौन से डे में आपको असाइनमेंट जो है वो पिक करने जाना है टेलीग्राम ग्रुप पर। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना है, और डे मैं बता दूंगी कि किस दिन आपको जो असाइनमेंट है वो लेनी है। सो आई थिंक सेकंड लेक्चर के बाद फर्स्ट लेक्चर अपना हो जाएगा, देन सेकंड लेक्चर होगा, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट जो है वो मिल जाएगी, किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में, अकेडेक्सल के। तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मास ऑफ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मास आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो क्या आप वहां से क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, मोल्स कैलकुलेट करोगे। मैं स्टेप लिख रही हूँ यहाँ पर, आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स आपको पता चल गए,
ठीक है। अब देखो मोल्स जो है इसको हम एन से भी लिखते हैं। सो मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है, उसका मोलर मास, ठीक है। सो क्लोरीन यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। सो ये आपके पास कॉपर के लिए कितना 63.5 रहता है, तो आप यहाँ पर 63.5 डालोगे तो आपको ये गिवन मास जो है वो इसका मिल जाएगा, ठीक है। बट डन डन डन, ठीक है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, मोल्स कैलकुलेट कर लेना, वहां से मोल्स आ गए तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट इसका मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर जो है वो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। सो एटॉमिसिटी कितनी है बच्चे, यहाँ पर एटॉमिसिटी है 3 और मोल्स कितने हैं, 0.1 आपके पास मोल्स है। नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आप देखो 1 मोल जो है, 1 मोल में हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो मोल्स 0.1 है, तो इसमें आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, तो आपका आंसर जो वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके पास है एवरेज एटॉमिक मास, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप देखो क्लोरीन के आइसोटोप आपके पास गिवन है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे देखो 75 क्लोरीन 35 का आइसोटोप है, तो इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो कितनी है, 75% है। और दूसरा मेरे पास जो क्लोरीन 37 वाला है, इसकी कितनी है, 25 है। तो आपको सिंपल इसमें क्या करोगे, 35 और ये कितना है, 37 है, तो एवरेज एटॉमिक मास है, परसेंटेज अबंडेंस 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100 आपने किया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 35.5, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो क्या होती है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी मीन्स आपके पास क्या होगा, प्रेशर, वी से आपके पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एन आपके पास क्या होता है, मोल्स, आर आपके पास क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ पर इसके जो यूनिट रहते हैं, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन जो है, यूनिट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर के यूनिट आप देखो, 1 एटीएम अगर है तो 1 एटीएम जो है वो किसके इक्वल होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या फिर 760 mm ऑफ मर्करी, 760 टॉर, ठीक है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी। उसके नेक्स्ट यहाँ पर 1 बार जो है, 1 एटीएम जो है वो किस क्या होता है, 1.01 बार के इक्वल। इट मीन्स 1 एटीएम को मैं लिख सकती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 बार। और दूसरी चीज यहाँ पर 1 बार जो है वो किसके इक्वल होगा, 10⁵ पास्कल के, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने यूनिट वॉल्यूम पर। सो वॉल्यूम जो है इसके यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो 1 ml जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc, और 1 लीटर जो है इसमें कितना 1000 ml होगा, और इसको हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर। इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी, ये वाले पॉइंट को भी, ठीक है, ये तीनों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोग जानते हो कि अगर हमारे पास किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस जितना आपको टेम्परेचर गिवन है डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दोगे, तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है उसके यूनिट है, तो यूनिट आप कैसे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो इसके यूनिट निकालने के लिए आप देखो पीवी बाय एन
सॉरी टी आ जाएगा यहाँ पे, आर के तो हमें कैलकुलेट करने हैं, इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर के यूनिट लिखो, तो यहाँ से आपको रियल जो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसके यूनिट मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। सो जो मेरे पास डेंसिटी है किसकी, गैस की, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे आप देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने इक्वेशन अभी देखा। क्या मैं इस मोल को, यहाँ पर जो मोल है इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आरटी। तो आप देखो, इस m को मैं यहाँ पर ले गई और ये वॉल्यूम को यहाँ पर ले आई, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वेट मेरे पास है, वॉल्यूम है, और ये आर टी, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको डी लिख सकती हूँ, ये आपके पास आर टी और ये प्रेशर और मोलर मास। सो डेंसिटी आपके पास क्या आ गई, ये क्या डेंसिटी आ चुकी है, यस ये हमारे पास क्या आ चुकी है, डेंसिटी आ चुकी है। अब नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो गैसियस सब्सटेंस हमारे पास रहेगा उसकी डेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो इट मीन्स ये भी क्या है, वेपर डेंसिटी क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी है। तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अभी हमने देखा कि डेंसिटी जो है गैस की डेंसिटी pm बाय RT डिवाइडेड बाय pm बाय RT। सो यहाँ पे मोलर मास हाइड्रोजन का आएगा और यहाँ पर जो आपके पास गैस है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अब इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या बना है, मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस जो भी होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 2 होगा। तो इट मींस यहां से हम ये बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, मास डिवाइडेड बाय 2, ये वेपर डेंसिटी है। अब देखो ये 2 कहां से है, ये हाइड्रोजन से है। अगर रेफरेंस चेंज हो गया, अगर क्वेश्चन में रेफरेंस चेंज हो जाता है तो हम क्या यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 मत लिखना। तो वो जो भी गैस होगी जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वेपर डेंसिटी हम देख रहे हैं, वहां पर उस गैस का मोलर मास आप लिखोगे। चलिए सो आप देखिए, vapor density of gas is the ratio of density of gas and the hydrogen at same temperature and pressure, that is relative to density of gas with respect to density of hydrogen। so वही चीज है कि relative में हम निकाली है, और ये आपके पास जो हमने अभी ड्राइव किया। अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज दिस। तो आप देखो, एक मेरे पास गैस है, हाइपोथेटिकल गैस है, पहले ये देख लेना और आंसर आया, और आप देखो कि ये गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो पहले ही बोल रही हूँ क्या है, हाइपोथेटिकल गैस है। अभी हमने देखा कि वेपर डेंसिटी जो है ये क्या है, मोलर मास जो गैस है डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी तो कितनी है, 70 है, और यहाँ पे मैं गैस के मोलर मास अगर देखूं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी, तो आपके पास गैस का मोलर मास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। इस 140 को मैं क्या ये लिख सकती हूँ, 2x इज इक्वल टू 140। तो आप देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट ओके, हमें फॉर्मूला देखना है। सो N2 ये x है ना, तो इसका मोलर मास मेरे पास कितना होगा, 140 होगा। 140 होगा। आप ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन का होता है 28। सो इट मीन्स आपके पास 20x हो गया ये वाला, इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो, 140 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, सो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है 5 हो गया। सो यहाँ से आपका 5 पर जो है ये कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो ये मोलर मास था, तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का मोलर मास भी लिखा N2 का, फिर उसके बाद हमने इसको 140 के इक्वल किया, और वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन
ओके, सो सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको वेपर डेंसिटी जो है वो गिवन है, आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मोलर मास जो है उसका पुट करके निकाला, वैसे ही आप यहाँ पर देखो वेपर डेंसिटी कितनी है, 29 है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मोलर मास डिवाइड बाई 2। तो आप देखो 29 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, सो मोलर मास आपको पता है, तो आप देखो ये है 12n प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है। अच्छा, ओके, तो ये इस तरह से, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 29 इंटू 2 के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से n की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज दिस। सो वेपर डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एसटीपी इज। सो आप देखो वॉल्यूम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम जो है वो कितनी होगी। वेपर डेंसिटी आपको गिवन है, तो वेपर डेंसिटी से आप क्या करोगे, वेपर डेंसिटी से आप निकालोगे उसका मोलर मास। क्या निकालोगे, मोलर मास। सो मोलर मास निकाल लेते हैं इसको यहां से, 11.2 है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 2। सो ये है 11.2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आपके पास 22.4 मोलर मास हो जाएगा गैस का। ठीक है, सो मोलर मास मेरे पास आ चुका है कितना, 22.4 लीटर। अब इतना मेरे पास क्या है, मोलर मास है। अब 1 मोल जो है, 1 मोल जो है ये कितनी वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करता है, 24 लीटर, 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। आपके पास जो मोलर मास है ये कितना है, 22.4। 22.4 आपके पास वैल्यू गिवन है, तो मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स आपके पास आ जाएंगे 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। तो मोल्स बच्चे कितने आ गए, यहाँ से मोल्स आ जाएंगे आपके 1/2 आ गया मोल्स, हाफ मोल्स आ गया। तो एक मोल अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा तो हाफ कितना करेगा, 11.2। ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से आपका सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चलिए, सो ये हमारे पास अब ओवरऑल जो हमने आज डिस्कस किया है ये पूरा सम अप है। आप देखो मोल्स ऑफ एटम कैसे हम निकालेंगे, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, देन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। अगर मोल्स है एटम के तो उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स जितने हैं एटम के, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे हमने किसका किया था, H2O में किया था, मॉलिक्यूल है लेकिन हमें एटम के मोल्स निकालने हैं। तो जितना उसका एटॉमिसिटी है 2 थी, तो हमने 2 इंटू क्या कर दिया था, मोल से, उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दिया था मॉलिक्यूल्स के। उसके नेक्स्ट देखो, मोल्स ऑफ गैस, अगर गैस है तो उसके हम क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, वो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय आपके पास जो 22.4 लीटर है। देन मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स गिवन है तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर करोगे। और मोल्स ऑफ एटम करोगे तो गिवन एटम डिवाइड बाय एवोगेड्रो। और मॉलिक्यूल्स के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। तो ये पूरा सम अप है मोल के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है मोल्स के रिलेटेड, आप सारे अभी हमने पूरा मोल्स जो है वो मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कर लिया है। आप हर एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, इन फॉर्मूले को यूज करते हुए। सो इसको आप अपनी कॉपी में जिसमें भी आप नोट कर रहे हो इसको नोट कर लेना, और एग्जाम जब आएगा उस जाने से पहले एक बार इसको जरूर रीड आउट कर लेना। सो ठीक है बच्चे, सो ये हमारा आज का लेक्चर था, सो जिसमें ये सारे टॉपिक जो है हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए, वेपिडेंस, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और एक नया टॉपिक जो है इस चैप्टर का उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।